तो ये है द प्रोटेक्टर मूवी और इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक हाकान नाम के बंदे को दिखाया जाता है जिस पर कोई बंदूक से निशाना लगाता है और गोली धीरे धीरे हाकान के माथे की ओर बढ़ रही होती है। अब इससे पहले कि हाकान को गोली लग पाती सीन वहीं पर कट हो जाती है और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर पास्ट में चली जाती है जहाँ पर हमें हाकान और उसके दोस्त मैमू को दिखाया जाता है जो एक साथ एक घर में ही रहते थे। हाकान सो रहा होता है पर तभी उसके फोन का अलार्म बजता है। इससे हाकान उठ जाता है और अपने फोन को बंद कर थोड़ा एक्सरसाइज करता है जिसके बाद वह सोफे पे सोई मैमू को उठाता है। अब वे दोनों तैयार होकर नाश्ता करते हैं और उस जगह पर जाते हैं जहां वे दुकान खोलना चाहते थे पर उन दोनों के पास अभी इतने पैसे नहीं थे कि वे उस जगह को खरीद सकें। हाकान और मैमू दुकान के कांच से अंदर की ओर झांकते हैं और बातें करते हैं कि वे अपने दुकान को कैसे डिजाइन करेंगे। उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि हाकान और मैमू के सपनों का दुकान उस अरबपति बिजनेसमैन फैजल अर्डन की कंपनी कैवेडिन होल्डिंग बिल्डिंग के पास है। इसके बाद हाकान अपने पिता नेसेट कॉलमैक से मिलने जाता है। इस दौरान रास्ते में उसकी मुलाकात अपने पड़ोसियों और दोस्तों से भी होती है। साथ ही वह रास्ते में टारकोन नामक एक महिला से भी मिलता है जो कि लोगों का भविष्य बताती है। वह हाकान से कहती है कि जल्द ही तुम्हारा भविष्य बदलने वाला है क्योंकि तुम कुछ अलग और बड़ा करने वाले हो। लेकिन हाकान उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। हाकान अपने पिता के पास पहुँचता है तब उसे पता चलता है कि वह अनाथ है और नेसेट उसका पिता नहीं है। उन्होंने उसे गोद लिया था। नेसेट यहाँ 600 साल पुराना दुकान चलाते थे और वे कुछ पुरानी तथा हाथों से बनी चीजों को बेचा करते थे। यहाँ हाकान अपने पिता से मिलकर कहता है कि मेरा एक दुकान खोलने का प्लान है। तब नेसेट उसका मजाक उड़ाते हुए उसे उसके पहले के कामों को याद दिलाते हैं जो कि फेल हो चुके थे। लेकिन फिर भी हाकान अपने पिता को यह कहकर मनाने की कोशिश करता है कि मेरा दुकान बिल्कुल नया है और बहुत ही अच्छी जगह पर है, पर नेसेट उसे इग्नोर कर देते हैं और एक लड़की के कारपेट को देने आने के लिए कहते हैं जो कि वहाँ घूमने आई थी और एक दिन पहले ही उसने उस कारपेट का ऑर्डर दिया था। इसके बाद अगले सीन में अरबपति फैजल अर्डन को दिखाया जाता है जिसने शुरुआत से ही कड़ी मेहनत करके इतना बड़ा मुकाम हासिल किया था। फैजल के मदद के लिए वहाँ उनके असिस्टेंट लैला और सुरक्षा दल के चीफ मजहर होता है। यहाँ लैला फैजल को बताती है कि उसे हैविया सोफिया टेंडर पर चर्चा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है। दरअसल हैविया सोफिया इस्तांबुल की एक इमारत है जो कि 1500 साल पुरानी है और इसकी बेमिसाल खूबसूरती की वजह से बहुत सारे बिजनेसमैन इस पर बोली लगाने वाले थे। फैजल एडन प्रेस में कहता है कि हैविया सोफिया इस्तांबुल का दिल है और मैं इस बोली को जीतकर इस्तांबुल के दिल को बनाए रखूंगा। इसी बीच फैजल और उसकी टीम की मुलाकात ओखेन से होती है जो कि हैविया सोफिया पर बोली लगाने आया था। वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और बोली के लिए एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। इसके बाद सीन बदलता है और हाकान उस टूरिस्ट लड़की के पास जाता है जो कि उसी कैवेडिन होल्डिंग होटल में ठहरी थी। कारपेट देने के बाद वह वहाँ से आ रहा होता है तब वह देखता है कि वेटिंग रूम में बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। जब उनमें से एक आदमी से वह पूछता है तब उसे पता चलता है कि फैजल के कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है। चूँकि हाकान खुद जॉब की तलाश में था इसलिए वह तुरंत अप्लाई कर देता है और तब लैला उसका इंटरव्यू लेती है जहाँ उन दोनों के बीच काफी रोचक बातें होती हैं। लेकिन हाकान के पास कोई डिग्री नहीं थी और न ही उसे कोई विदेशी भाषा आती थी इसलिए लैला वहाँ से उसकी छुट्टी कर देती है। तब हाकान हताश वहाँ से निकल जाता है पर तभी रास्ते में वह देखता है कि एक बच्ची के ऊपर झूमर गिरने वाला है इसलिए वह दौड़कर उस बच्ची को बचा लेता है जिसे इधर फैजल और मजहर देख रहे थे। अब घर आने के बाद हाकान फिर से अपने पिता को दुकान खोलने के लिए मना रहा होता है पर तभी उनके दुकान में सुजैन नाम की एक लड़की आती है जो कि तुर्की की जादुई शर्ट ढूंढ रही थी और वह शर्ट बहुत मुश्किल से मिलती है। सुजैन आगे बताती है कि यह शर्ट उसके क्लाइंट के लिए है तो वह इसके लिए मोटी रकम भी दे सकती है, पर यहाँ नेसेट सुजैन से झूठ कहते हैं कि वह शर्ट उनके पास नहीं है पर असल में वह शर्ट उनके ही पास तहखाने में रखी थी। हाकान अपने पिता से कहता है कि आप उस शर्ट को बेच दें लेकिन नेसेट ऐसा करने से मना कर देते हैं। पर तभी वहाँ पर मैमू आ जाता है जो कि बताता है कि उसे घर से बाहर
निकाल दिया गया है क्योंकि उन्होंने कई महीनों से घर का किराया नहीं दिया था। इससे हकान को पता चल जाता है कि उसने जो पैसे टेबल पर रखे थे उसे मैमू जुए में हार चुका है। दूसरी तरफ ओखेन मजहर को अपने कार में लेकर एक सीक्रेट जगह पर जाता है और उसे फैजल को नीलामी से बाहर करने के लिए घूस देने की कोशिश करता है, पर मजहर अपने बॉस के दुश्मन को वही निपटा देता है। इधर हकान और मैमू का धंधा बंद होने की वजह से उनका दिवालिया हो गया था, इसलिए वे दोनों नेसेट के बेसमेंट से उस शर्ट को चुरा कर सुजैन को बेचने का प्लान बनाते हैं। शर्ट चुराने के बाद वो दोनों सुजैन से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और उस शर्ट की कीमत की बात करते हैं। तब सुजैन उनसे कहती है कि इस शर्ट की कीमत लाखों में है और मैं इसे अपने क्लाइंट के लिए खरीद रही हूँ, जो कोई और नहीं बल्कि मजहर ही है। पर तभी हकान के पिता मिस्टर कॉलमैक वहाँ पर आ जाते हैं और सुजैन से कहते हैं कि यह शर्ट बेचने के लिए नहीं है। लेकिन उसी समय मजहर अपने साथियों के साथ उन पर गोलियों से हमला कर देता है, जिसमें नेसेट एक गोली से घायल हो जाते हैं। हकान उन्हें गाड़ी से हॉस्पिटल ले जाने लगता है, पर मिस्टर कॉलमैक उसे उनके एक दोस्त के फार्मेसी में ले जाने के लिए कहते हैं। तब हकान उन्हें उनके दोस्त के फार्मेसी में ले जाता है। फार्मेसी में पहुंचने के बाद हकान अपने पिता के दोस्त कमाल और उनकी बेटी जैनब से मिलता है। कमाल नेसेट को इलाज के लिए ले जाते हैं और जैनब हकान को संभालने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ मजहर का एक साथी टैकन मैमू को पकड़ लेता है और वह हकान तथा नेसेट का पता लगाने के लिए उसे टॉर्चर करता है। इधर जैनब हकान को एक गुप्त जगह पर लेकर जाती है जहां कमाल मिस्टर कॉलमैक का इलाज कर रहे होते हैं। यह देख कमाल हकान पर गुस्सा हो जाता है कि आखिर वे नेसेट को हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं गए। तब नेसेट हकान को समझाते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है और अब कमाल तथा जैनब के साथ ही तुम्हें रहना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वे ही हकान को सारी सच्चाई बता सकते थे। नेसेट कॉलमैक हकान से आगे कहते हैं कि तुम्हें उन शक्तियों पर भरोसा करना चाहिए जो तुम्हें डेस्टिनी ने दी है, और इतना कहते ही उनकी वहीं पर मौत हो जाती है, जिससे हकान सदमे में आ जाता है। कमाल हकान को समझाते हुए कहते हैं कि हम दोनों वफादार प्रोटेक्टर हैं और हमें तुम्हारी तथा उस शर्ट को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई है। वे हकान को बताते हैं कि तुम भी एक प्रोटेक्टर हो जिसका काम उन लोगों को खोजना है जो कभी नहीं मर सकते। ये वो बुराइयां हैं जो कभी भी किसी का रूप धारण कर सकती है, जो इस्तांबुल और साथ ही पूरी दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। इन्हें इमॉर्टल्स कहा जाता है। पर अचानक से इतना सब होने और सुनने के बाद हकान को लगता है कि वह पागल हो जाएगा और उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं होता। तब कमाल अपने बात को साबित करने के लिए हकान को उस शर्ट को पहनने के लिए कहते हैं। हकान भी उनकी बातों को मान लेता है और जैसे ही वह उस शर्ट को पहनता है, शर्ट उसके शरीर का हिस्सा बन जाती है और उसके सीने में प्रोटेक्टर का जादुई निशान बन जाता है। जिसके बाद जैनब उस पर बंदूक चलाती है और यही सीन हमें मूवी के फर्स्ट में दिखाया गया था। वह गोली हकान के माथे पर लगती है, पर इससे हकान को कुछ नहीं होता, जिससे साबित हो जाता है कि हकान एक प्रोटेक्टर है। इसके बाद कमाल हकान को उन इमोर्टल्स और प्रोटेक्टर की लड़ाई के बारे में बताता है, जिसके अगले सीन में प्रोटेक्टर मेहमत को दिखाया जाता है, जिसे 7 इमोर्टल्स को खत्म करने के लिए भेजा गया था। एक दिन उसे इमोर्टल्स को पहचानने और उसे मारने का रास्ता मिल जाता है, जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह दिखाई देते हैं। मेहमत को 3 तरह की चीजें मिलती हैं जो इस लड़ाई में उसकी मदद कर सकती है। इसमें सबसे पहली चीज उसे एक जादुई अंगूठी मिलती है जो कि इमॉर्टल के पास आते ही चमकने लगती है। दूसरी चीज कटार होती है जो इमॉर्टल को मारने के काम आती है, और तीसरी चीज एक कवच होती है जो तपस्या से मिला होता है। मेहमत ने हकान के पूर्वजों को उनकी स्किल, क्षमता और नेक दिल जैसी ताकतों की वजह से इमॉर्टल्स और प्रोटेक्टर के बीच इस लड़ाई में प्रोटेक्टर के रूप में चुना है। लेकिन यह सब सुनकर हकान की तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि वह शर्ट की वजह से मिलने वाली ताकत को बैलेंस नहीं कर पाता और उसे अभी भी इन सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता। हकान को लगता है कि कमाल और उसकी बेटी जैनब ने उसे किसी तरह का नशा दिया है। दूसरी तरफ टैकन और उसके साथी मैमू से अभी भी पूछताछ कर रही थी कि हकान और वह जादुई शर्ट कहाँ है। इधर कमाल और जैनब आपस में बात कर रहे होते हैं कि हकान बिल्कुल भी ट्रेन नहीं है जिससे कि वह इमॉर्टल से लड़ सके।
और तब कमाल हकान को ट्रेनिंग देने का फैसला करता है। लेकिन इसी बीच हकान वहाँ से भाग जाता है और वापस अपने घर आ जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि टैकेन उसका पता लगाने के लिए आसपास पूछताछ कर रहा है। इससे वह घबरा जाता है और वह अपने कमरे में सोच कर जाता है कि शायद उसे वहाँ मैमू मिल जाए, पर वहाँ उसे मैमू नहीं मिलता। लेकिन तभी वहाँ उसे एक अजीब सा बॉक्स मिलता है जिसमें एक बंदूक के साथ एक तस्वीर होती है जो कि 1989 के समय ली गई थी। उस तस्वीर में कमाल, नेसत और मुराद नाम का एक आदमी था। इस बीच जैनब हकान को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है और वे दोनों बात कर रहे होते हैं, पर तभी टैकेन मैमू के मोबाइल से हकान को मैसेज करता है और उसे सुल्तान अहमद स्क्वायर मिलने के लिए बुलाता है। हकान को लगता है कि मैमू ने उसे बुलाया है, इसलिए वह जैनब के साथ उसे मिलने चला जाता है। दूसरी ओर कमाल सुजैन से मिलने आता है ताकि वह पता लगा सके कि उसे वह शर्ट किसके लिए चाहिए। कमाल को लगता है कि वह सुजैन के द्वारा इमोर्टल का पता लगा सकता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि मजहर ने वहाँ आकर सुजैन को मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि सुजैन उसकी असली पहचान सबके सामने ला सकती थी। इधर टैकेन मैमू को चारे की तरह उपयोग कर हकान और जैनब के स्क्वायर तक लाने में कामयाब हो जाता है। अब जैसे ही हकान मैमू के पास पहुंचता है, टैकेन छिप कर उसे गोलियों से छेड़ी कर देता है, पर वह देखता है कि हकान को इससे कुछ नहीं हुआ। जैनब उसे वहाँ से ले जाती है क्योंकि हकान गोली लगने की वजह से कमजोर हो गया था। यहाँ टैकेन यह सब बातें अपने बॉस मजहर को बताता है, जो यह बात सुनकर बिल्कुल खुश नहीं होता। और इधर हकान तथा जैनब वापस कमाल के फार्मेसी में आ जाते हैं। यहाँ हकान कमाल से उस तस्वीर के बारे में पूछता है जो कि उसे उसके कमरे के बॉक्स में मिला था। तब कमाल उसे बताता है कि नेसत और मुराद मेरे करीबी दोस्त थे। कमाल आगे कहता है कि तुमसे पहले मुराद को असली प्रोटेक्टर चुना गया था और मुराद ही तुम्हारे असली पिता हैं, जो कि मोटल से लड़ते समय मारे गए थे। जिसके बाद नेसट ने तुम्हें गोद ले लिया और तुम्हें बचाने के लिए यह सब बातें छुपाए रखी। यह सब सुन हकान कमाल और जैनब से कहता है कि हमें जल्द से जल्द इमोर्टल को ढूंढकर मारना होगा। लेकिन उन तीनों में से कोई नहीं जानता था कि इमोर्टल दिखते कैसे हैं, उन्हें पहचाना कैसे जाता है, और उन्हें पहचानने के लिए उनके पास जादुई अंगूठी भी नहीं थी। दूसरी तरफ फैजल हकान की बहादुरी देखकर लायला से उसे सुरक्षा दल का हिस्सा बनाने के लिए कहता है। वहीं इधर टैकेन हकान के बारे में मजहर को कुछ बता रहा होता है। वह मजहर को नेसेट की एक फाइल देता है, जिसे देख उन्हें पता चल जाता है कि नेसेट का हकान और उस शर्ट से जरूर कोई संबंध है। इधर कमाल हकान को बताता है कि कैसे उनके पूर्वजों ने इस्तांबुल और पूरी दुनिया को प्लेग तथा अकाल से बचाया था, जो कि मॉर्टल्स की वजह से फैला था। कमाल हकान को अपना माइंड कंट्रोल करना सिखाता है ताकि वह जादुई शर्ट से खुद को प्रोटेक्ट कर सके। वह हकान के हाथ में गर्म पत्थर भी रख देता है, जिससे हकान की ज्यादा से ज्यादा दर्द सहने की क्षमता बढ़ सके और वह इमोर्टल का सामना कर पाए। कमाल उसे लड़ना सिखाता है, जिसके बाद वह हकान को बड़े वफादार से मिलने के लिए कहता है, जिसके पास वह जादुई अंगूठी थी। वह कहता है कि मोर्टल्स उस अंगूठी को पाने के लिए कभी भी उसके पीछे पड़ सकते हैं, इसलिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि अंगूठी सही हाथों में है कि नहीं, क्योंकि प्रोटेक्टर्स को इमोर्टल का पता लगाने और उन्हें खत्म करने के लिए 3 जादुई चीजों की जरूरत पड़ती है, जिनमें से जादुई शर्ट हकान के पास और अंगूठी बड़े वफादार के पास थी। लेकिन सभी प्रोटेक्टर्स के पास अलग अलग जादुई चीजें थी, जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक उसूल बनाया था कि वे एक दूसरे से संपर्क नहीं करेंगे। जब हकान और जैनब बड़े वफादार से मिलने जाते हैं, तो वही कमाल सुजैन के मौत की वजह जानने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वहां के एक आदमी से बरामदे का सीसीटीवी कैमरा फुटेज मांगता है। दूसरी तरफ मजहर फैजल से गुस्सा होता है कि वह बगैर उसके सलाह के नए सुरक्षा कर्मी को काम पर रखने की कोशिश कर रहा है, पर फैजल उसे यकीन दिलाता है कि उसकी जगह नए सुरक्षा कर्मी मतलब हकान को नहीं देगा, और वह उसे आगे सोफिया कॉन्ट्रैक्ट की जीत की खुशी मनाने के लिए कहता है, जो कि इस बात से बिल्कुल अनजान था कि मजहर ने ओखेन को मार दिया है। इधर हकान और जैनब बड़े वफादार से मिलने एक सुनसान घर में जाते हैं। घर के अंदर जाते उन्हें एक आदमी मिलता है, जो खुद को बड़े वफादार का बेटा बताता है और खुद को खान कहता है। वह उन दोनों को बताता है कि उसकी माँ एक कमरे में बंद है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उस पर मॉनिटर की सहायता से नजर रखी जाती है। वह आगे बताता है कि 7 साल पहले उनके साथ एक घटना घटी थी, जिसकी वजह से वे किसी से बात नहीं करती। खान उन दोनों को अपने माँ के कमरे में ले जाता है और खुद बाहर निकलकर मॉनिटर से उन पर नजर रखने लगता है।
हाकान उसे अपने सीने का जादुई निशान दिखाता है, जिसके बाद वह अपना मुंह खोलती है, जिसमें से जादुई अंगूठी बाहर निकलती है, पर इसमें से स्टोन गायब था। इसका मतलब है कि वही बड़ी वफादार है। वह आगे कहती है कि खान उसका बेटा नहीं है और उन्हें फंसाया जा रहा है। इतने में ही खान वहाँ पर आ जाता है, लेकिन बड़ी वफादार उसे गोली से उड़ा देती है। अब इससे पहले खान जिनके लिए काम करता था वे वहाँ पहुँच पाते, हाकान और जैनब उस सीसीटीवी कैमरा को नष्ट कर देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वफादार उन्हें विश्वास दिलाती है कि वह खान के आदमियों को संभाल लेगी। वहीं हकान फैजल को सुरक्षा दल में शामिल करने के लिए काफी सीरियस होता है, इसलिए लैला हकान को कॉल कर फैजल से मिलने के लिए बुलाती है। तब हकान उसकी बात मानकर फैजल से मिलने आता है, जहां पर उसकी मुलाकात मजहर से होती है। लेकिन यहाँ मजहर को यह नहीं पता होता कि हकान वही बंदा है जिसके पास वह शर्ट है और उसी का वह इतने दिनों से पीछा कर रहा है। इस बीच मजहर किसी से कॉल करके खान के बारे में पूछता है, जिससे हकान को पता चल जाता है कि मजहर ने ही खान को उस वफादार के पास भेजा था। इतना जानते ही हकान फैजल के लिए सिक्योरिटी का काम करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि वहाँ काम करते समय वो मजहर पर नजर रख सकता है और उसके बारे में और ज्यादा जान सकता है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपका और हमारा साथ भी।